तो गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ, एक वीडियो लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमी पे, फास्ट ट्रैक रिवीजन। जो आप एक बार सुनोगे तो आपको पूरे चैप्टर के बारे में आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का वो है ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमारे देश में ब्रिटिश आया कैसे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे इकोनॉमी में हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी एक ऐसा बैटल था जो एक रास्ता बना दिया ब्रिटिश को इंडिया के अंदर आने का। और ब्रिटिश आने के बाद इंडिया टोटली गवर्न एंड कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स। उसे कहते हैं हम लोग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को गवर्नमेंट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कॉलोनियल रूल। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है। ठीक है, तो देखो, द बैटल ऑफ प्लेसी एक सबसे बड़ा हिस्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि बैटल ऑफ प्लेसी को जीत के ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए थे। और ये कब हुआ था सर? इट टुक प्लेस जून 23 1757 को। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में हमें कुछ कुछ वर्ड्स समझना है। जैसे पहले कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है सर? कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जब एक काउंट्री दूसरे काउंट्री को टोटली कंट्रोल करे, एडमिनिस्ट्रेट करे। ठीक है, उसे कहते हैं कॉलोनियल रूल। मतलब वो काउंट्री कॉलोनियल रूल के अंदर है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है? द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ ए वेल्दी और पावरफुल काउंट्री मेंटेनिंग और एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर अदर कंट्री। एक बड़ा काउंट्री, एक पावरफुल काउंट्री जब किसी और काउंट्री को एक्सपांड करता है, अपने काउंट्री को एक्सपांड करता है, अपने काउंट्री को एक्सपांड का मतलब होता है किसी और काउंट्री को कंट्रोल करता है, टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंड प्रोमोट इट्स डेवलपमेंट, और अपने डेवलपमेंट करने के लिए किसी और काउंट्री को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? इंपीरियलिज्म या कॉलोनियल रूल। नेक्स्ट, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसा इकोनॉमी जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो होता है। ए बैकवर्ड इकोनॉमी, ये एक एक दो दो मास के लिए आएगा। ए बैकवर्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर हेल्थ सर्विस, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, लो पर कैपिटा इनकम एंड द डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर फॉर सब्सिस्टेंस। मतलब बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसका बर्थ रेट, डेथ रेट, है ना, लिटरेसी रेट, सब, मतलब नॉट लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट सब ज्यादा होता है। ठीक है, और हर जगह पॉवर्टी ही पॉवर्टी होता है। और वो लोग टोटली डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पे, टोटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे? एग्रीकल्चर पे। और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी बहुत ज्यादा लो होता है। नेक्स्ट, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसा इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमी जिसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, वो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो एक काउंट्री हैविंग ए स्लो ग्रोथ रेट और नो ग्रोथ रेट इज कंसीडर्ड एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा या ग्रोथ हो भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। डेप्लेटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है? डेप्लेटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है? द इंडियन इकोनॉमी वाज डेप्लेटेड ऑफ इंपोर्टेंट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और इंडस्ट्री दैट मैन्युफैक्चर कैपिटल गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स फॉर बिजनेस. New machinery could not be manufactured and old machinery was already close to obsolescence due to their heavy usage and lack of maintenance or replacement by the British. कहने का मतलब क्या है कि सर हम लोग टोटली डिपेंडेंट हो गए थे फॉरेन कंट्री पे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं था, और जो भी हमारे पास कैपिटल गुड्स था वो खराब हो चुका था, आउटडेटेड हो चुका था या ना के बराबर था। तो हम लोग टोटली डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उनके पास कैपिटल गुड्स था, इसलिए उसको कहते हैं डेप्लेटेड इकोनॉमी, मतलब किसी पर डिपेंडेंट। एम्प्यूटेड इकोनॉमी,
ये सब आपको चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। ए लॉट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ इंडिया वर गिवन टू आइदर पाकिस्तान और बांग्लादेश ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल टेरिटरीज। इम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी में से कोई पार्ट किसी और इकोनॉमी को दे देना, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या है? द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गिव बर्थ टू फेडरल रिलेशन, लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन। मतलब क्या है कि जब भी लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जमींदारी सिस्टम को एबोलिशन करना, जमींदारी सिस्टम को लेके आना। द लैंडलॉर्ड ऑफन चार्ज एक्सेसिवली हाई रेट ऑफ लगान। कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश रूल के टाइम, ध्यान से सुना, ब्रिटिश रूल के टाइम जमींदारी सिस्टम को लागू कर दिया था। मतलब क्या है सर, लैंडलॉर्ड जो है वो टीलर से हाई रेट ऑफ टैक्स या आप लगान बोल सकते हैं, वो चार्ज करते थे। क्लियर? क्योंकि एंट्रीटेड द कल्टीवेटर्स हार्शली ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, और उनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो इसलिए उसको बोल दिया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर के मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा इस चैप्टर में मतलब कहने का मतलब है कॉलोनियल रूल से पहले, ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था? हमारा इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पेरस था। प्रॉस्पेरस का मतलब सर खुश थे, जो भी था हमारे पास हम बहुत खुश थे। दूसरा एग्रेरियन इकोनॉमी था, मतलब हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, हम उतना उपजा रहे थे जितना हमें चाहिए, हमारा पेट को पालने के लिए जितना चाहिए हम उतना बना रहे थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब हम हैंडीक्राफ्ट में नंबर 1 थे। हमारे जो कढ़ाई के काम होते हैं, हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं, वो विदेशों में, देशों में एक्सपोर्ट होता था। क्लियर? तो प्री ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश रूल आने से पहले, कॉलोनियल रूल आने से पहले, नंबर 1 प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, मतलब इंडिया बहुत रिच था। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया बहुत रिच था, मतलब इंडिया के पास सब कुछ था, मतलब उसको पेट को पालने के लिए जितना भी कुछ चाहिए उससे ज्यादा ही था इंडिया के पास, सोने का चिड़िया था बोलते हैं। इंडिया वॉज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, मतलब उनके पास व्हीट, राइस बहुत थे, जितना उनको चाहिए उससे भी ज्यादा। एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो प्राइमरी काम था वो एग्रीकल्चर था। हमारे 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। लेकिन अग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम बहुत अच्छा था, हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमारा देश एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। हमारा पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एग्रेरियन इकोनॉमी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब इंडिया के पास अच्छे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था। इंडिया हैड फ्लोरिशिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, खासकर मुस्लिन क्लॉथ इज अ कॉटन फैब्रिक नॉन फॉर इट्स थिननेस, ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक कॉटन क्लॉथ था जिसका मुस्लिन क्लॉथ बोलते थे, उसका जो थिननेस था, उसका जो ट्रांसपेरेंसी था, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इसीलिए सब हमसे क्या करते थे? हमसे खरीदते थे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारा देश एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था और एग्रीकल्चर अच्छा भी हो रहा था। नो डाउट हमारा सिस्टम एग्रीकल्चर का अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हम उतना उपजा पा रहे थे जिससे कि हमारा पेट भी पल जाए और थोड़े बच भी जाए। ठीक है, और हमारा देश एग्रेरियन कंट्री था, हमारा देश प्रॉस्पेरस था, मतलब खुश थे सब, और हमारा देश हैंडीक्राफ्ट में सबसे नंबर 1 था। चलो, अब जब ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल आने के बाद, ब्रिटिश रूल जब गवर्न कर लिया, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझा दे कि ब्रिटिश हमारे देश में क्यों आए। ब्रिटिश हमारे देश में इसलिए आए क्योंकि उन्हें दिखा कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, हमारे पास बहुत सारे लेबर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना और उससे वो अपने देश का कैपिटल इनकम, अपने देश का इनकम, पर कैपिटा इनकम, डेवलपमेंट को बढ़ाना। हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट के रॉ मटेरियल बहुत अच्छे थे, तो रॉ मटेरियल को लेके जाना और उनके पास कैपिटल गुड्स था, उनसे कैपिटल गुड्स से सामान बनाना और पूरे वर्ल्ड में बेचना, ये उनका मेन मकसद था। उनका मकसद ये नहीं था कि इंडिया को डेवलप करना या इंडिया के एग्रीकल्चर को अपडेट करना, इंडिया का पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, ये उनका मकसद नहीं था।
ठीक है, चलो। तो ब्रिटिश रूल के टाइम, कॉलोनियल रूल के टाइम, फटाफट, कॉलोनियल रूल के टाइम, ब्रिटिश रूल के टाइम एग्रीकल्चर किस पैटर्न का था, मतलब एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या था। तो आपका अगर पूछेगा व्हाट आर द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के टाइम एग्रीकल्चर का स्टेटस कैसा था, तो आप क्या बोलोगे। नंबर 1, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सर, कॉलोनियल रूल के टाइम जमींदारी सिस्टम लागू था, मतलब सारे टीलर्स टोटली एक्सप्लॉइट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल नहीं आया तो उपजाऊ नहीं होगा, और अगर उपजाऊ नहीं हुआ तो हम लगान नहीं दे पाएंगे, और लगान नहीं दे पाएंगे इसका मतलब है कि टीलर्स को अपना लैंड जमींदार को गिरवी देना पड़ेगा। और इसी तरह से धीरे 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 जितने भी टीलर्स थे सब अपने लैंड जमींदार को दे चुके थे, और सब एक तरह से अपनी जमीन से बेघर हो गए थे। तो इसको बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब बहुत खराब सिस्टम था हमारे फार्मर्स के लिए। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। ब्रिटिश रूल का मेन मकसद था कि एग्रीकल्चर में ज्यादा काम ना होना, वहां के जो लेबर है उनको लेके आना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के रॉ मटेरियल बनाए, कॉटन ज्यादा बनाए, टेक्सटाइल ज्यादा बनाए, ताकि वो अपने देश में फिनिश गुड्स बनाने के लिए लेके जा सके। तो इसीलिए जमींदारी सिस्टम को लागू किया गया, ताकि जो फार्मर, जो टीलर्स लगान नहीं दे पा रहे हैं, उनका जमीन भी जब्त कर दिया गया, तो वो टीलर्स को मजबूरन अपने प्रॉपर्टी को छोड़ के या वो अपने देश को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के उनको मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ा, उनको इंडस्ट्री में आना पड़ा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब फार्मर जो है फूड क्रॉप को छोड़ के कैश क्रॉप बनाने लगे। कैश क्रॉप का मतलब होता है टेक्सटाइल वगैरह, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो बहुत कम था। बहुत कम मतलब हमारे देश में जो सीड्स थे वो बहुत फर्टाइल नहीं थे, मतलब हम उपजाते थे, रेनफॉल आता भी था, तो जितना अनाज होना चाहिए उतना फसल नहीं होता था। स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं थे, तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। इरिगेशन फैसिलिटी ने अच्छा नहीं था। क्लियर? तो ये सारे है एग्रीकल्चर सेक्टर का बैकवर्ड होने का। तो आपको पूछेगा एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेटस क्या था, तो हम बोलेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होके रखा था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होके रखा था, स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का रोल एकदम भी नहीं था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल हमारे एग्रीकल्चर में एकदम भी नहीं था। ठीक है, चलो, तो ये तो था ही। ऊपर से जब हमारा देश इंडिया पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ तो हमारा जो मोस्ट फर्टाइल लैंड था वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो देखो क्या लिखा है, इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड ए फर्दर सेटबैक ड्यू टू कंट्रीज पार्टीशन। तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द अनडिवाइडेड कंट्री विच वाज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल, जो बहुत इरिगेटेड और फर्टाइल थे हमारे देश का, है ना, वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया। और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत दुख का खबर है। क्यों? क्योंकि सर ऑलमोस्ट जूट, जहां पे जूट बनता था, मतलब जूट का काम जहां पे होता था, जूट का मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होता था, वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जो आज के डेट में क्या है, बांग्लादेश है। इसलिए आपको पता होगा आज के डेट में बांग्लादेश सबसे ज्यादा कपड़ा बनाता है, और जितने भी कपड़े होते हैं ना सारे बांग्लादेशी के कपड़े होते हैं, जबकि एक टाइम पे इंडिया के अंदर था। ठीक है, तो ये था आपका एग्रीकल्चर का स्टेटस। सर, इंडस्ट्री सेक्टर का स्टेटस क्या था। पहला बात तो हमारा देश में उतने इंडस्ट्री थे नहीं, जो इंडस्ट्री थे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नंबर 1 पे था। क्लियर? लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन काम क्या था सर, ये इंडस्ट्री सेक्टर को बंद करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों सर, ये इंडस्ट्री अगर बंद होगा तभी यहाँ के रॉ मटेरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा सकेगा। अगर ये बंद ही नहीं होगा तो रॉ मटेरियल हमारे देश के ही जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर थे वो लोग यूज करेंगे, है ना। तो उन मैन्युफैक्चरर का इंडस्ट्री को बंद करना, इसलिए उसको बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन मोटिव क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और वो कैसे बंद किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मेन मोटिव था हमारे देश का जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करके लेके जाना, और उनके देश का जो फिनिश गुड्स है वो हमारे देश में एक्सपोर्ट करना।
ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कोटा और टैरिफ बना दिया, इसके लिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ बना दिया। डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ का मतलब आप अगर हमें रॉ मटेरियल बेचोगे तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप अगर बाहर बेचोगे तो आपका डबल टैक्स लगेगा, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट बना रहे थे, हैंडीक्राफ्ट कंपनी थे, वो सब धीरे धीरे अपने इंडस्ट्री को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही देना है, अगर वो बाहर दे रहे हैं तो उनको डबल टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ। तो देखो क्या लिखा है, तो सबसे पहला तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस कैसा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। ब्रिटिश धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीका से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया। और ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया सर? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का सबसे बड़ा हथियार था डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ का डिस्क्रिमिनेशन करना। सेकेंड, एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। कहने का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन टू बी स्टैब्लिश इन इंडिया। सबसे पहला टिस्को, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं था, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ इंडस्ट्री आने लग गया, जिसका सबसे बड़ा इंडस्ट्री था टिस्को, टाटा का, है ना। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे देश में कैपिटल गुड्स का कोई इंडस्ट्री नहीं था, हमारे पास जो कैपिटल गुड्स था वो भी आउटडेटेड था, तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोडक्ट के साथ कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं था। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर एक तरह से जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था। तो द इंडस्ट्रियल सेक्टर रेट ऑफ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल, बहुत कम था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कैपिटल गुड्स नहीं था। हमारे देश में कैपिटल गुड्स नहीं होने के कारण हमारा गुड्स का जो प्रोडक्ट था वो बहुत महंगा बनता था, और जिसके कारण कोई खरीदता नहीं था। चलो, फॉरेन ट्रेड का स्टेटस क्या था? तो इंडस्ट्री सेक्टर क्लियर हो गया। फॉरेन ट्रेड का स्टेटस कैसा था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम हमारा देश का फॉरेन सेक्टर कैसा था? पहले क्या था सर, हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को, हैंडीक्राफ्ट को, बट अब हम इंपोर्टर बन चुके हैं फिनिश गुड्स का। हम फिनिश गुड्स अब हम खरीदने लगे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों सर? पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमारे देश में इंडस्ट्री है ही नहीं, जो भी इंडस्ट्री बचा वो भी चल नहीं पा रहा, वो भी कंपीट नहीं कर पा रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि उनके पास कैपिटल गुड्स है, वो जो सामान बना रहे वो सस्ते में बना रहे एज कंपेयर जो इंडिया बना रहा है, इसलिए वो कंपीट ही नहीं कर पाया। तो मजबूरन इंडिया को इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बनना पड़ा और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनना पड़ा। तो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और पूरा फॉरेन सेक्टर का जो मोनोपोली है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया। मतलब वो जिसको बोलेंगे उसी को हमें बेचना पड़ा। क्लियर? क्योंकि वही गवर्नमेंट था। चलो नेक्स्ट, और एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या है? हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसमें हमें सरप्लस हुआ, हमारे पास बहुत सारा पैसा आया, लेकिन वो पैसा जो हमारे पास आया, इंडिया के पास आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आया, वो पैसा इंडिया का डेवलपमेंट पे नहीं लगाया गया। वो पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने वहां का ऑफिस को डेवलप करने के लिए लगा दिया, या हमारे देश में जो भी वार वगैरह हो रहा था वो वार को लड़ने के लिए लगा दिया, या अपनी बेटर ऑफिस, अपना बेटर फैसिलिटी को कंपीट करने के लिए, बेटर फैसिलिटी को पाने के लिए उन्होंने क्या किया? सारा पैसा को ड्रेन कर दिया। मतलब इंडिविजुअल सर्विस, भाई डॉक्टर चाहिए तो फॉरेन कंट्री से मंगाएंगे, इंजीनियर चाहिए फॉरेन कंट्री से मंगाएंगे, तो ऐसे सारे पैसा वेस्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बाद भी हमारे देश में कोई डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया। चलो, अब डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है? ब्रिटिश रूल के टाइम हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था? और ये आपका क्वेश्चन भी पूछता, फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। तो पहला, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा खराब था, क्योंकि ना कोई हॉस्पिटल था, ना कोई इलाज था, ना कोई डॉक्टर थे, क्योंकि हम लोग बहुत पुअर कंट्री से, मतलब पुअर कंट्री में जा रहे थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट का मरना, जन्म लेते ही थोड़े दिन बाद मर जाते थे, वो बहुत ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटैलिटी उतना अच्छा नहीं था। लो लिटरेसी रेट, कोई पढ़े लिखे नहीं थे ना के बराबर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट,
जन्म भी बहुत तेजी से हो रहा है, मरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, जैसे मैंने बोला हेल्थ फैसिलिटी अच्छा था ही नहीं, सारे जगह पॉवर्टी ही पॉवर्टी, और पर कैपिटा इनकम ना के बराबर, पर कैपिटा इनकम ना के बराबर। तो ये था आपका डेमोग्राफिक कंडीशन। तो आपको पूछेगा फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो एक्सपेक्टेंसी रेट, है ना, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, लो लिटरेसी रेट, ये सब आप बोल सकते हैं। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम हमारा देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो मेजोरिटी हमारा जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, मतलब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वो एग्रीकल्चर था। हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते थे, एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट हम लोग करते थे। क्लियर, क्योंकि हमारे देश में उतना इंडस्ट्री था नहीं, और हमारे देश में कैपिटल गुड्स ना होने के कारण हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर में उतना काम नहीं करते थे। तो जो पहला था ये रहा, तो यहां पे देखो देयर वाज ए हाई डिग्री ऑफ रीजनल वेरिएंस। पहला तो आपको ये लिखना है कि हम लोग ज्यादातर किस पर डिपेंडेंट थे, देखो प्राइमरी सेक्टर, ये देखो ये रहा, हम लोग ज्यादातर किस पर डिपेंडेंट थे, प्राइमरी सेक्टर, इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो बचा उचा था वो इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे डिपेंड था। लेकिन उसमें भी काउंट्री में दो हिस्सा में डिवाइड था, कोई कोई प्राइमरी सेक्टर में थे और कोई कोई स्टेट इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में थे, ठीक है। लेकिन प्रीडोमिनेंट जो था वो एग्रीकल्चर था। चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या था सर? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऐसा था कि ब्रिटिश रूल के टाइम रोड बने, और रोड बनाने का मेन मकसद क्या था, उनके जो आर्मी थे, उनके जो मिलिट्री थे, वो एक जगह से दूसरा जगह जा सके, उनका जो रॉ मटेरियल था वो एक जगह से दूसरा जगह कन्वे हो सके। लेकिन रोड ऑल वेदर रोड नहीं थे, मतलब बारिश उड़िश मौसम में रोड काम का नहीं था। नेक्स्ट, रेलवे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ गवर्नमेंट के टाइम, क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम, क्योंकि रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर था जो चीप भी था और पूरे देश में कवर कर रहा था, और पूरे देश से इसका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था। इसके बाद रेलवे के बाद आता वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिया नहीं, क्यों? क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा ना के बराबर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक बार ट्राई भी किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा था, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन में सिर्फ दो ही कम्युनिकेशन था, टेलीग्राफ और टेलीग्राम, सिर्फ ये दो ही था, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली था। सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको यूज करते थे कन्वे करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को। क्लियर। फिर आपसे पूछेगा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स इकोनॉमी। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे देश में? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है? पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है हमारा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कैश क्रॉप हो गया, मतलब एग्रीकल्चर को हमने कॉमर्शलाइजेशन कर लिया, ठीक है। सेकंड, बार्टर सिस्टम को हटके हम मॉनेटरी सिस्टम में आ गए, ठीक है। थर्ड, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। नंबर फोर्थ, हमारा रेलवे बहुत अच्छा हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया, जिससे हम फेमिन को चेक कर पाएंगे। फेमिन को चेक कर पाएंगे का मतलब कहीं पे अगर भूखमरी है, सूखा है, तो हम वहां पे आराम से जा सकते थे, ठीक है। कल्चरल बैरियर को हटा दिया गया, दूर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब ट्रांसपोर्टेशन बेटर है, तो हम जब चाहे जहां चाहे हम आराम से जा सकते हैं। और एक रेडीमेड पॉलिसी हमारे पास आ गया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पॉलिसी को अपनाए वो कम से कम 200 साल चला। तो इंडिया गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गए, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई हमारे पास तो रेडी एक लॉ एंड ऑर्डर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर 200 साल राज्य किया है, तो उसका जो लॉ एंड ऑर्डर होगा वो कितना स्ट्रांग होगा। तो हमें एक रेडीमेड लॉ एंड ऑर्डर मिल गया, ठीक है। तो ये आपको इस चैप्टर में करना है। तो पहला आपको इस चैप्टर में जो आपको पहला चीज करना है, एग्रीकल्चर का स्टेटस, याद रखना एग्रीकल्चर का स्टेटस ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस कैसा था, उसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था, फॉरेन सेक्टर कैसा था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये इस चैप्टर में हम लोग को पूछेगा। हाँ, एक दो मार्क्स का क्या पूछ सकता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, उसके बाद कॉलोनियल रूल क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी क्या है, ये आपसे पूछेगा। फिर
आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर का रोल हमारे देश में क्या है। तो देखो, एग्रीकल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है, एग्रीकल्चर से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, क्योंकि हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमारा फॉरेन करेंसी आता है। एग्रीकल्चर गवर्नमेंट को हेल्प करता है उसके बीओपी को एडजस्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर जो है हमारा जीडीपी बढ़ा के देता है, हमारा डेवलपमेंट करके देता है देश का। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। मतलब हमारे देश में एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से सारा बेनिफिट्स मिलते हैं, सबको बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, तो ये चैप्टर से आप इतना देखना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।